चौहान बरगी के मनकेड़ी में आयोजित वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की वीरता और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि रानी अवंतीबाई ने अपने अस्तित्व के लिए संपूर्ण क्षमता से लड़ते हुए मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि वीरांगना रानी की प्रतिमा स्थल मनकेड़ी में उनका स्मारक और पार्क बनाया जाएगा और स्मारक पर रानी अवंतीबाई की वीर गाथाएं भी उकेरी जाएंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बरगी के ग्राम मनकेड़ी में आयोजित वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने सबसे पहले वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की और उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन में वीरांगना रानी अवंतीबाई के शौर्य गाथा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि वीरांगना रानी अवंतीबाई ने अपने अस्तित्व के लिए संपूर्ण क्षमता से लड़ते हुए मातृभूमि के लिए बलिदान दिया। उन्होंने इस अवसर पर मंच से रानी अवंतीबाई की वीरता को दर्शाती वीर रस की पंक्तियों का पाठ किया और कहा कि आने वाली पीढ़ियां रानी अवंतीबाई, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह और आदिवासी जननायकों को याद रखे। इसके लिए पाठ्यक्रमों में भी इनके वीर गाथाएं शामिल की जाएंगी। उन्होंने मनकेड़ी में रानी अवंतीबाई की प्रतिमा स्थल पर स्मारक और पार्क का निर्माण करने और स्मारक पर रानी अवंतीबाई की वीर गाथाएं उकेरे जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने रानी अवंतीबाई सागर परियोजना से ज्यादा पानी गांवों तक पहुंचाने की बात भी मंच से अपने उद्बोधन में कही। रानी ने आह्वान किया था कि अंग्रेजों से युद्ध करो या फिर चूड़ी पहन लो। उनके आह्वान पर इस क्षेत्र के अनेकों क्रांतिकारी राजा जागीरदार अनेकों क्रांतिकारी इकट्ठे हुए थे और मुझे खुशी है कि वही दौर है जब राजा रघुनाथ शाह जी, शंकर शाह जी, एक नहीं अनेकों वीरों ने, क्रांतिकारियों ने, राजाओं ने अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का फैसला किया था, अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। मध्य प्रदेश में भी हमने ऐसे सारे शहीद, हमारे वीर, हमारे क्रांतिकारी, उनके स्मारक भी बना रहे हैं। चाहे वो राजा रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, चाहे वीरांगना महारानी अवंतीबाई हो, चाहे पेंटा मामा हो, चाहे भीमा नायक हो, चाहे बिरसा भगवान हो, अब सबके स्मारक बनाए जा रहे हैं। हम रानी अवंतीबाई को भूल गए। उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन और जगमगा रहे थे मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन, इनको याद ही नहीं। इसके पूर्व मंच पर मुख्यमंत्री का पुष्प गुच्छ से भव्य स्वागत किया गया। खुशियों भरी खबर है कि बहुत जल्द शहर के प्रत्येक घर में नर्मदा जल पहुंचेगा। मेयर इन काउंसिल के अमृत फेज 2 योजना पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई है। इसी के तहत 280 करोड़ रुपए की लागत से 16 नई पानी की टंकियां बनाई जाएंगी और घर घर नर्मदा जल पहुंचाने का काम होगा। इसके साथ ही MIC बैठक में अन्य कई प्रस्तावों पर भी स्वीकृति हुई। नगर निगम मुख्यालय में मेयर इन काउंसिल की एक बेहद खास बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें शहर विकास के कई प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई। अमृत योजना के फेज 2 को स्वीकृत किया गया। इसके तहत 280 करोड़ रुपए की लागत से शहर के प्रत्येक घर तक नर्मदा जल पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। पानी की 18 नई टंकियों का निर्माण भी होगा। 280 करोड़ रुपए में हम लोग ये भी तय कर रहे हैं कि टंकियों को भरने का ऑटोमेशन ला रहे हैं। आज हमको हर बात में मैनुअली चाबी खोलना पड़ती है। आने वाले समय में हम टेलीविजन पर देख के, हमारे कंट्रोल रूम पर देखकर ये तय कर लेंगे कि कौन सी टंकी भर गई है, कौन सी टंकी भरना चाहिए। तो हम लोगों को एक फिल्टर प्लांट से कई टंकियों को भरना पड़ता है, तो उसके समय निर्धारण के लिए हमको मैनुअल चाबियां खोलना पड़ती है, टैप खोलना पड़ते हैं। खुशी का विषय यही है कि 1 लाख नए घरों को और 1.5 लाख पुराने घरों को जहाँ नर्मदा जल जाता है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी, ये काम चालू हो जाएगा आने वाले 6 महीने के अंदर और आने वाले उसके 1.5 साल 2 साल के बाद तक ये काम संपूर्ण होगा। इसमें 18 नई टंकियां जबलपुर शहर में बनाई जा रही हैं। प्रत्येक वार्ड 79 वार्डों में हर घर में नर्मदा जल होगा। यह आज MIC ने सुनिश्चित कर दिया, उसका हम लोग ऑटोमेशन कर रहे हैं।
इसके साथ ही निर्णय लिया गया कि सिविक सेंटर पार्क का नाम भारत माता उद्यान किया जाएगा। यहाँ भारत माता की मूर्ति भी स्थापित होगी। सिविक सेंटर जो स्थित पार्क है उसका नाम भारत माता उद्यान किया है, जिसमें एक बड़ी प्रतिमा रथ में और पूरे देश के उसके पीछे एक बहुत अच्छे स्वरूप के साथ भारत माता मंदिर के स्वरूप वहां पर निर्माण भी किया जाएगा और सिविक सेंटर उद्यान को आगे सदन से पारित होने के बाद भारत माता उद्यान जाना जाएगा। इसी प्रकार शहर के कई प्रमुख चौराहों और सड़कों का नामकरण संतों महापुरुषों के नाम पर किया गया। सिविल लाइंस के पास जो पर्यटन विभाग के सामने का तिराहा है उसको चित्रगुप्त चौक नामांतरण किया है। संत शिरोमणि सेन महाराज के नाम से आधार ताल के पास हम लोगों ने तिराहे का नामकरण किया है। संत सुधा सागर जी महाराज जवाहरगंज से लेके मछराई तक की जो सड़क है उसका आज नामकरण किया गया है। झंडा चौक से गौरी घाट के पास सम्राट अशोक के नाम से इसका नामकरण किया गया है। जो दक्षिण सिविल लाइंस में साईं बाबा जी का मंदिर है उसके समक्ष जो चौक है, ये काफी समय से इन सब की मांग चल रही थी, वो साईं चौक के नाम से आज नामकरण किया है। महापौर जगत बहादुर सिंह नन्हू ने कहा कि जन भावनाओं को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाएंगे। जन सुविधाओं के साथ सामाजिक समरसता का ख्याल भी रखा जाएगा। सनातन भारतवर्ष का नव वर्ष चैत्र प्रतिपदा के साथ प्रारंभ होता है। संस्कार धानी की सांस्कृतिक परंपराओं में एक नया अध्याय जोड़ने वाला है। संस्कृति प्रेमियों का एक विशाल ग्रुप गौरी घाट में नर्मदा एवं सूर्य पूजन के साथ ही नववर्ष का स्वागत करेगा। आयोजन का मकसद संस्कृति और संस्कारों का पुनः जागरण करना है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 22 मार्च से हिंदू नववर्ष का शुभारंभ होने वाला है। लक्ष्य भेदी फाउंडेशन के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि अनेक संगठनों के साथ मिलकर ग्वारी घाट में मां नर्मदा एवं सूर्य देवता की पूजन अर्चन से नए साल की शुरुआत की जाएगी। इस कार्यक्रम में उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, संवेद शंखनाद होगा, ब्राह्मणों के मुखार बिंदु से स्वास्तिक वचन होगा, भजन और मां नर्मदा की आरती की जाएगी। जो हमारी रीत चल रही है उस नववर्ष का आयोजन जबलपुर के लोग हम सब मिलके इस तरह से आयोजित करेंगे कि प्रतिपदा के दिन सुबह 6:11-12 पे जब सूर्योदय होगा उस समय सूर्यदेव को हम सभी सामूहिक रूप से अर्घ्य देंगे, नवीन पुष्प और फल अर्पित करेंगे। इसके पश्चात संवेद स्वर में शंखनाद भी होगा और स्वास्ति वाचन होगा और कुछ श्लोक पढ़े जाएंगे। वहाँ पे हम सभी जो भी वहाँ भागीदारी कर रहे हैं, हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि हम भारतीय परिधान में हों ताकि हमारी सनातन परंपरा और हमारा गौरव अपने पराकाष्ठा पर परिलक्षित हो। वहाँ पे भारतीय संगीत जिसमें प्रमुखतः शहनाई है और कुछ कीर्तन और भजन की मंडलियाँ हैं, वो भी वहाँ पे भारतीय संगीत और परंपरागत गीतों से हमें लगातार हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। संस्कृति प्रेमियों ने बताया कि उनके कार्यक्रम का मकसद नई पीढ़ी को सनातन परंपराओं से अवगत कराकर नई चेतना का संचार करना है। श्री राम कॉलेज में लेट फीस के नाम पर अवैध उगाही की जा रही है। दुगने तिगने पैसे लिए जा रहे हैं, यह आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश छात्र संघ ने कॉलेज का घेराव किया। छात्र संगठन ने कहा कि इस मामले में भोपाल तक लड़ाई लड़कर छात्र छात्राओं को न्याय दिलाएंगे। मध्य प्रदेश छात्र संघ के सदस्यों ने श्री राम कॉलेज का घेराव करते हुए आरोप लगाया कि सभी पाठ्यक्रमों में लेट फीस के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। गरीब और मजबूर छात्र छात्राओं एवं उनके परिवारों को परेशान किया जा रहा है। कॉलेज के द्वारा
छात्रों से अवैध रूप से जो फीस निर्धारण समिति ने फीस तय की है उससे जस्ट डबल फीस वसूल रहे हैं, चाहे वो लॉ पाठ्यक्रम हो, इंजीनियरिंग हो, MBA हो, चाहे कॉलेज में कोई भी पाठ्यक्रम क्यों ना हो। छात्रों से लेट फीस के नाम पे अवैध उगाही की जा रही है। छात्रों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए UGC, NAC, AICTE और हायर एजुकेशन विभाग और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो मानक है उनको कहीं भी पूरा नहीं किया जा रहा है, ना ही इनका पर्याप्त स्टाफ है। छात्र संगठन के प्रदर्शन के चलते कॉलेज परिसर में देर तक हंगामा मचा रहा। हिंदू नववर्ष के आगमन पर नारायणी सेना के तत्वाधान में 22 मार्च को दमुनाका गोविंदगंज से भव्य मंगल कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में भगवाधारी श्रद्धालु, विभिन्न झांकियां, ढोल नगाड़े और सुप्रसिद्ध बैंड शामिल होंगे। नारायणी सेना के संयोजक सीताराम सेन, अध्यक्ष राजकुमार भोजक, स्वामी राघव देवाचार्य महाराज और जगत गुरु सुखनंद द्वाराचार्य ने बताया कि जबलपुर महानगर में मंगल कलश शोभा यात्रा भव्य आयोजन होगा। मंगल कलश यात्रा विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए पुनः दमुनाका में समाप्त होगी। शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें कि एक प्रमुखता से हमारी मातृशक्ति उसमें उपस्थित रहती हैं। वो है अपने भगवा ध्वज को हाथ में लेकर के और भगवा साफा बांध करके जो है नगर भ्रमण करेंगी। जो हिंदू समाज जागृत हुआ है, अपने वास्तविक परिवेश को पहचान रहा है। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि आप अपने वास्तविक परिवेश को पहचानें और इस राष्ट्र को परम वैभव जो हमारी कहीं न कहीं सनातन धर्म की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को पहचान करके उसको एक परम वैभव तक स्थान पर पहुँचाने का हमको जो है संकल्प लेना। मालवीय चौक पर सोमवार की शाम एक अधेड़ की मौत हो गई। राहगीरों ने शव पड़ा देख पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस कामला मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त की और परिजनों के मौके पर पहुंचने के बाद शव उनके सुपुर्द कर दिया। सोमवार की शाम मालवीय चौक पर डिवाइडर के पास एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आसपास के लोगों और राहगीरों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद लाडगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त बादशाह हलवाई मंदिर ग्वारी घाट रोड के रहने वाले सुदर्शन कश्यप के रूप में की। इस दौरान मृतक सुदर्शन के परिजन भी घटना स्थल पर पहुंच गए, जिन्होंने पुलिस को बताया कि वह भिक्षा मांगते थे और लंबे समय से बीमार थे। इस कारण संभवतः उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मृतावस्था में मालवीय चौक में लेटा हुआ है, तो पेट्रोलिंग को भेजकर तस्दीक कराई गई, जो कि मृतक का नाम सुदर्शन कश्यप है, जो बादशाह हलवाई मंदिर का रहने वाला था और काफ़ी समय से यहाँ मालवीय चौक में अपना भीख मांगकर जीवन यापन कर रहा था। जाकर तस्दीक किया और जब तक उसके परिवार वाले भी आ गए, जो कि उनको परिवार वालों को सुपुर्द कर दी। शहर में तेज रफ्तार और नशे की हालत में भारी वाहन चलाने वालों के विरुद्ध भी पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। बीती रात लाडगंज थाना पुलिस ने कचपुरा के पास एक हाईवा को जब्त किया है। हाईवा का चालक नशे की हालत में तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था। चालक के विरुद्ध धारा 185 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। शहर में तेज गति और नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर भी पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। बीती रात गश्त के दौरान लाडगंज पुलिस ने कचपुरा में तेज गति से आ रहे हाईवा को रोका और जब उसके चालक की ब्रीथ एनालाइजर से जांच की तो चालक शराब के नशे में पाया गया। पुलिस ने हाईवा चालक मानेगांव बरगी निवासी सोनू उर्फ सुच्चू मरकाम के विरुद्ध धारा 185 के तहत प्रकरण दर्ज किया है और वहीं हाईवा को जब्त करने की कार्रवाई की। ये रात्रि गश्त के दौरान बहुत तेज गति में डंपर चलाते हुए व्यक्ति मिला, जिसे रोका गया और उसका परीक्षण किया गया ब्रीथ एनालाइजर मशीन से, जो कि शराब का सेवन करे हुए गाड़ी चला रहा था, जिसे थाना लाकर खड़ा किया गया और 185 MB के तहत कार्रवाई की गई है। शराब पीकर वाहन चलाना। हाँ जी, अभी तक छोटे वाहन पर कार्रवाई हो रही थी, किंतु अब ये है कि बड़े वाहन वाले भी 4 व्हीलर है, कार है, डंपर है, ये भी दुर्घटना घटित कर सकते, इसलिए इनकी भी सघनता से चेकिंग की जा रही है। जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब गोरखपुर पुलिस ने एसपी कार्यालय पहुंचे दुष्कर्म के मामले के आरोपी को एसपी कार्यालय में ही गिरफ्तार कर लिया। दरअसल एक महिला ने आरोपी युवक के विरुद्ध शादी का झांसा देकर उसका दैनिक शोषण करने की शिकायत गोरखपुर थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की और आरोपी को हिरासत में लिया। कौन से थाने से आए?
जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उस वक्त हंगामा मच गया जब गोरखपुर थाने की पुलिस ने एसपी कार्यालय पहुंचे दुष्कर्म के मामले के एक आरोपी धर्मेंद्र ठाकुर को एसपी कार्यालय से ही हिरासत में लिया और उसे पुलिस मोबाइल में बैठा कर ले गई। इस घटनाक्रम से धर्मेंद्र के परिजन सदमे में आ गए। पुलिस ने बताया कि रामपुर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने धर्मेंद्र के विरुद्ध शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने और अब शादी से इनकार कर देने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और पुलिस को जानकारी मिली कि धर्मेंद्र ठाकुर एसपी कार्यालय पहुंचा है तो पुलिस टीम ने उसे वहां जाकर हिरासत में ले लिया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। गोरखपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आज एक महिला के द्वारा एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसमें उनके द्वारा एक आवेदन पत्र पहले प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनका ये कहना था कि एक पुरुष के द्वारा उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए हैं शादी का झांसा देकर। उस पर आवेदन पत्र का अवलोकन करने पश्चात एफआईआर दर्ज की गई है। धर्मेंद्र ठाकुर है आरोपी, जो कि संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में रहते हैं। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये व्यवसाय करते हैं और अभी बाकी और भी जांच में तथ्य सामने आएंगे, उस हिसाब से जांच की जाएगी। पुलिस के मुताबिक आरोपी धर्मेंद्र लोन फाइनेंस का काम करता है और इसी दौरान उसकी पीड़िता से मुलाकात हुई थी। इस मामले में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की विवेचना की जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज। लंबे समय से की जा रही पदोन्नति की मांग पूरी न होने से नाराज तहसीलदार और नायब